चलो बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इससे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल्स अगर आप ध्यान दोगे तो दो प्रकार की सेल्स को आप देख सकते हो। एक तो है प्लांट सेल्स, दूसरी है एनिमल सेल। ठीक है, ये दोनों तरीके की सेल्स ही जो है वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। अच्छा, यह डायग्राम मैंने काफ़ी ढंग से बनाने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से आप इसे ढंग से समझ पाएंगे और आप भी बनाने का प्रयास करना। इसको रख लीजिए बेटा, आप भी बनाने का प्रयास करना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा था, प्लांट और एनिमल सेल को बहुत ज़्यादा अलग अलग समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये दोनों सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, हालांकि कुछ अंतर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। न्यूक्लियस का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, लाइसोसोम का है, गोल्जी बॉडी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इनके फंक्शंस में कोई अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए आपको अलग अलग दोनों सेल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आप इसको एक ही महसूस करिए और ध्यान से पढ़िए। हम केवल प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्लांट सेल को पढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लांट सेल्स जैसे अगर आप बनाते हैं प्लांट सेल्स तो आप इस तरीके से बनाते हैं। ये सेल्स ऐसे जुड़ी हुई ऐसी सेल्स बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ बेसिकली ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल है, इसकी ये सेल वॉल है। जो दो पास पास वाली सेल्स कॉमनली शेयर करती हैं, जो कॉमनली शेयर करती हैं उसको हमेशा ही आप क्या बोलेंगे, मिडिल लैमिला। ये याद रखना, नीट का क्वेश्चन बनता है। और मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है, पैक्टेट की। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ज़्यादातर मैग्नीशियम पैक्टेट के से बनी होती है। ये जो मैंने ब्लू कलर से ये दिखाई है, ये वाले ब्लू कलर वाली लाइन सेंटर वाली, ये क्या है, ये मिडिल लैमिला है। ठीक है, तो दो पास पास की सेल्स के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। अगर आप किसी भी तरीके से सेल्स के मिडिल लैमिला को डिसॉल्व करने में या उसे हटाने में कामयाब हो जाते हो तो वो सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। ये बात आप अगली साल थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, मिडिल लैमिला क्या है, आपने मकान बने हुए देखे हैं ईंटों से, ये इस तरीके से ईंटें जुड़ी हुई हैं और बीच में जो सीमेंट लगी हुई है, जो सबके बीच में कॉमन है, जो सबको जोड़े हुए है, वो क्या है, मिडिल लैमिला है। इतना समझिए। अगर उसको हमने हटा दिया तो सभी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, मिडिल लैमिला के अलावा जो सबसे पहले बनाई गई वॉल होती है यहाँ पर, सेल वॉल। सेल वॉल कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन ही बनाती है। ठीक है, तो वो जो सबसे पहले बनाई हुई होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद जो बनेगी वो कौन सी होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और उसके बाद जो बनेगी वो कौन सी होगी, टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप खुद को कोशिका महसूस करिए, खुद को सेल महसूस कीजिए। अगर आपके चारों ओर सेल वॉल बनानी है तो पहली कौन सी बनेगी, प्राइमरी। फिर क्योंकि ये मेम्ब्रेन ही बनाएगी तो फिर दूसरी कौन सी होगी, सेकेंडरी। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नई वाली होगी, जो भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से आएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना बेटा, नीट इत्यादि के अंदर बहुत बार पूछा जाता है और ये मैंने यहां पर बनाया भी है। देखिए यहां पर ये यहां पर मैंने बनाने का प्रयास किया। ये बीच में क्या है, मिडिल लैमिला ब्लू कलर वाली। इससे इधर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इधर वाली सेल की है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन सा है, सेकेंडरी सेल वॉल, और ये प्राइमरी सेल वॉल। इधर देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दीजिए या सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए, फिर कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर प्राइमरी सेल वॉल, और ये कौन सी आ रही है, मिडिल लैमिना। इतना पता चल गया। अब देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर्स को हम बाहर से देखना शुरू करते हैं। जब भी आप ऑर्गेनेल्स को स्टडी करें, जिस तरीके से हमने एनिमल किंगडम को पढ़ा था, कुछ एक सेट पैटर्न पे पढ़ा था हमने, इसके हैबिटेट्स कैसे हैं, रिप्रोडक्शन कैसा है, क्या ये भोजन लेता है, किस तरीके के इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसा इसके अंदर दूसरे सिस्टम्स हैं, वो सारा हम एक सेट पैटर्न में पढ़ रहे थे। उसी तरीके से जब आप सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये लोकेशन, इस कोशिका में पाया कहाँ जा रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आप देखने जा रहे हैं वो है उसकी स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर देखने में कैसी है। तीसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि वो बना हुआ किसका है, किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। ये आप जो है देख करके बताएंगे। ये देख करके आप लोगों को बताना है। ये दे आइए आप सर को, संजीत जी का फोन, संजीत सर का है। तो आपको जो है ये देखना है कि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, बना हुआ किसका है। इसके बाद जो देखना है कि उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, मतलब कर क्या रहा है वो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप सबको पता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, उसी तरीके से ये फंक्शन आपको देखने हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। अब बेसिकली इस चीज़ को मैं एक मोटे तौर पे बताना चाहता हूँ। सेल वॉल के बारे में सबको क्लियर है ना। मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम पैक्टेट की। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज स्वयं किसका बना होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये ध्यान रखना। इसकी ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो आगे, जो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे हम, उस समय इसकी ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ तक मैं आपको क्लियर समझूं, एक बार फिर से देख लीजिए। मिडिल लैमेला किसकी बनी हुई है, मैग्नीशियम पैक्टेट की। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। और उसके बाद क्या आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बताना चाहूंगा। बेटा, अगर सेल को आप देखेंगे, पूरी सेल को अगर आप देखेंगे, बेसिकली इस पूरी सेल को आप देख रहे हैं, ठीक है। जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर इस सेल को बना लीजिएगा, पूरे बड़े पेज पे बनाइएगा, अन्यथा आपको कभी समझ में नहीं आएगा। सही बनाना, हर जो बड़े की स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बड़े ऑर्गेनेल की, वही यहाँ पे बनाना, ताकि आपको पूरा सिस्टम क्लियर रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस। ये वाला हिस्सा क्या है, न्यूक्लियस। और ये चारों ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी हिस्सा है वो सारा हिस्सा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सारा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। आप एक कल्पना कीजिए कि सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से एक बड़ा गुब्बारा है और उसके अंदर एक छोटा गुब्बारा न्यूक्लियस है। बाकी भी वैसी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन अभी आपको समझने के हिसाब से क्या ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस है उसको छोड़ करके बाकी सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। अब जरा देखते हैं इसको, अब एक एक चीज को डिटेल से लेकर के चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें गौर करते हैं कि क्या क्या है। एक बार ये क्या है, न्यूक्लियस। देखिए, एक खास बात ये है इस चित्र की, इस डायग्राम से आपको इस चैप्टर के अंदर जितना भी चाहिए लगभग सारा क्लियर है। तो इसमें क्या है कि मैंने कई ऑर्गेनेल्स को तो ऐसे बना दिया, कईयों के ऊपर डबल डबल कर दिया। जो डबल डबल हैं वो सारे क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन डबल होती है, ठीक है। बने हुए सारे ऑर्गेनेल्स
अगर आपने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, अब वही बात है, मकान आप बना रहे हैं, ईंट और सीमेंट का उपयोग करके बना रहे हैं, भले ही आप गेस्ट रूम बना रहे हैं, भले ही आप बेडरूम बना रहे हैं, भले ही आप किचन बना रहे हैं, भले ही टॉयलेट बना रहे हैं, भले ही लॉबी बना रहे हैं, भले ही पार्किंग एरिया बना रहे हैं, सब बना हुआ तो क्या है, सीमेंट और ईंटों से है। उसी तरीके से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं, सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकती है। कैसे अलग अलग हो सकती है, हमारे यूज के हिसाब से अलग अलग होता ही है। घर के अंदर आप टाइल्स थोड़ी लगवाते हैं सीधा ही, गेस्ट रूम के अंदर टाइल्स थोड़ी लगवाते हैं, आप किचन में जहाँ पानी वाला काम हो वहां पर आप टाइल्स लगवाते हैं। ठीक उसी तरीके से इसकी सेल मेम्ब्रेन में भी परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सबकी एक ही मिलेगी। यानी अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन को यहां से पढ़ेंगे बेटा, अगर इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को इसको पढ़ेंगे या इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, या किसी भी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आप पढ़ लेंगे, तो उसके अंदर बेसिकली अंतर नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर एक होगी। हो सकता है कि थोड़े बहुत प्रोटीन्स जो हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या कुछ अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स भी पाई जाए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो एक ही होगी। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप ये कल्पना कीजिए कि आपने एक सेल मेम्ब्रेन को जो है उखाड़ लिया है, वहां से हटा लिया है, और उसका आप सेक्शन आप देख रहे हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप कल्पना कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपके लिए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाता हूं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो होता क्या है बेटा कि लिपिड बाइलेयर होती है। ये इस तरीके का, देखिए ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल है। क्लियर है आपको? ये इधर की तरफ है, क्योंकि लिपिड की क्या होती है, दो परत होती है यहां पर। इस तरीके से लिपिड बाइलेयर आपको दिखाई देती है। अब जो दूसरी चीज है बेटा, वो इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन इसके अंदर धसे हुए, ठीक है। और यहां पे आप लिपिड और भी बना सकते हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड की। एक लिपिड की परत ये। अब मान लीजिए आप इस तरीके से देख रहे हैं बेटा, देखिए आप ये मान के चलिए कि सेल मेम्ब्रेन का हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये लिपिड की ऊपर वाली परत और ये नीचे वाली परत, और यहां पर बीच में इस तरीके से प्रोटीन कहीं बीच में भी धसे हो सकते हैं, यहां इस तरीके से प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड है। इसके अंदर एम्बेडेड भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि इसके ऊपर भी प्रेजेंट हो, ठीक है। और प्रोटीन ऐसे जिसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े हों तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो मॉडल दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इसका मॉडल वो था मोज़ेक मॉडल, लिक्विड मोज़ेक मॉडल, या फ्लूइड मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन को ऐसे कर देंगे तो लिपिड की दोनों लेयर्स पृथक हो जाएंगे एक दूसरे से, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है बेसिकली मेम्ब्रेन की। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन है। अब यहां देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। ये अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी लगभग ऐसी ही होगी, लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, इनकी आवश्यकता भी अलग अलग होने की होती है। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सेल के अंदर बाहर से कोई भी पदार्थ एंट्री नहीं हो सकती,
बिना सेल मेम्ब्रेन की अनुमति के, उसकी हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और किस जगह किसकी एंट्री होनी है, इसके लिए विशेष प्रकार के चैनल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, वो प्रोटीन उसी सब्सटेंस को अंदर आने देते हैं। ठीक है। तो इसलिए सेल की प्रॉपर्टी जब भी आपसे पूछी जाए सेल मेम्ब्रेन की, कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, परमिएबिलिटी, यानी अगर इसको आउटर साइड माने और इसको इनर साइड माने, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने की जो है कैपेसिटी, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है, केवल एक ही लाइन में याद रखना, एक ही शब्द है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है, हिंदी में कहते हैं चयनात्मक पारगम्य, यानी चयन करती है। अगर बाहर है, अगर यहां अंदर आना तय है कि NaCl अंदर आएगा, तो ये NaCl को ही अंदर आने देगी। बाहर अगर शुगर मॉलिक्यूल पड़ा है तो उसको अंदर नहीं आने देगी। ये डिपेंड करता है इसके अंदर किस प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, वो आगे की डिटेल्ड चीजें हैं। तो आपको केवल कितना याद रखना है, इसकी परमिएबिलिटी कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। अगर आपको कभी भी ऑप्शन में सेलेक्टिव परमिएबल ना मिले और आपको अर्ध पारगम्य मिले, सेमी परमिएबल मिले, तब आपको सेमी परमिएबल टिक करना है। कई बार पेपर में ऐसा भी पाया जाता है कि नॉन परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और नन ऑफ द अबव ये दे दिया, तो आपको क्या टिक करना है, सेमी परमिएबल। लेकिन अगर नन ऑफ द अबव की जगह आपको सेलेक्टिव परमिएबल दे दिया है, तो सेलेक्टिव परमिएबल विल बी राइट चॉइस। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखने वाली है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इसकी परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अब दूसरी चीज ये कि अब आप एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो भी ग्रोविंग है, हम लोगों में से जो भी ग्रोविंग है, तो उनमें नई कोशिकाएं तो बनेगी। नई कोशिकाएं बनेगी तो मेम्ब्रेन की उतनी जरूरत पड़ेगी। जब मेम्ब्रेन ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो लिपिड्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें हमारे भोजन के अंदर लिपिड लेना भी आवश्यक है। कई ये सोचते हैं कि नहीं लिपिड नहीं लेंगे, घी नहीं लेंगे, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर मात्रा लेना भी आवश्यक है। प्लांट खुद सिंथेसाइज करते हैं, कौन सिंथेसाइज करता है, कैसे करता है, ये हम आगे देखेंगे। तो मेम्ब्रेन के बारे में आपको समझ में आया बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो बताइए? मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब हम एक एक करके बाकी जो है, अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरीके से मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं। वो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी अपनी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट्स। अब उसमें देखिए जरा बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित हैं, बहुत ही ज्यादा लिंक्ड हैं। उसके अंदर देखिए, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। लाइसोसोम हो सकता है मैंने नीचे बनाया हो तो लाइसोसोम। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ थोड़ा सा, मतलब इनको क्या है, मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब इनको ही क्यों बोलते हैं, दूसरों को क्यों नहीं बोलते भाई? ये इसने ल्यूकोप्लास्ट ने, माइटोकॉन्ड्रिया ने, अमाइलोप्लास्ट ने, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इनको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इन सभी के फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इनको मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल बोलते हैं।
ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वैक्यूल। सबसे इजी है इसीलिए इसको मैं सबसे पहले, अब वैक्यूल के बारे में देखिए। वैक्यूल एक सेल के अंदर पाया जाने वाला, खास तौर से प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो काफी बड़ा होता है, और वैक्यूल जो है अंदर, इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ रहता है। आप मान लीजिए पानी भरा हुआ रहता है। इसके अलावा वैक्यूल के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। वैक्यूल के चारों ओर पाए जाने वाली ये क्या है, ये क्या है भाई? वैक्यूल किसकी बनी होगी? वैक्यूल किसकी बनी होगी? मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ी है, ठीक वैसी ही स्ट्रक्चर इसकी होगी। समझ गए? इतना क्लियर है? अच्छा, इस मेम्ब्रेन को, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, जरा याद रखना, नोट कर लेना। ये नीट में भी आता है बेटा। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। आपसे पूछा जा सकता है, टोनोप्लास्ट इज फाउंड इन या ओन। ठीक है, आगे 3-4 सेल ऑर्गेनेल्स के नाम दे देंगे, तो यू हैव टू क्लिक वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। इसमें खास बात यह है कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बड़ी पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर या तो एब्सेंट होती है या फिर बहुत छोटी होती है। अब वैक्यूल के अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकती है, यानी छोटी बड़ी हो सकती है ये वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और वैक्यूल का काम क्या है? अंदर फ्लूइड को स्टोर रखना। कई जगह वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर रखती है। और कई बार जैसे आपने देखा होगा फेगोसाइटिक वैक्यूल भी बनती है, जैसे अमीबा है ना, अमीबा देखा है ना ऐसा, तो अमीबा के अंदर देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल इसे दिखा तो ये सेल मेम्ब्रेन आगे इसको पूरी तरीके से घेर करके अंदर ले लेती है। जब ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है तो जरा देखिए एकदम इस तरीके से अंदर ले रही है ये। और तीसरी स्टेज के अंदर आप देखेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से होकर के अंदर ये पार्टिकल को अंदर ले लिया है, तो ये क्या बन गई है? फैगोसाइटिक वैक्यूल। तो इस तरीके से वैक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है, अलग अलग तरीके का भी। लेकिन आपको क्या याद रखना है? प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सबसे बड़ा पाया जाने वाला पार्ट है। ठीक है, और उसके चारों ओर पाए जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। दैट्स इट। ओके, अब चाहे ये मेम्ब्रेन हो, चाहे ये हो, ये हो, इनकी एक और चीज भी है भाई। इन मेम्ब्रेन से जो चीजें पास होती है ना, वो 3 तरीके से पास होती है, तुम्हारी बुक के अंदर दिया हुआ है। एक तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, याद रखना। अब इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं इसकी डिटेल तो मैं आपको नहीं कराऊंगा। एक तो क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन देखिए, ये मेम्ब्रेन मान लीजिए बेटा, अगर कंसंट्रेशन यहां हाई है और यहां पर कम है, तो डिफ्यूजन की क्या खास बात है? डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये आप शायद 9th क्लास के अंदर पढ़ करके आए हैं। डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? विसरण, हिंदी में विसरण बोलते हैं। तो इसलिए ये गमन यहां से यहां हुआ। ठीक है, सेल के अंदर कैसा हो गया? पहला तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? जिसको फैसिलिटी दी जाए डिफ्यूज करने के लिए। अब तुम वहां से गेट से यहां आ रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई ये कह दे, बोले नहीं तुम्हें सीधा नहीं, अगर अंदर जाओगे तो हमारी गाड़ी में बैठ के जाओगे, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर बाहर कुछ है और इसको अंदर ले जाने के लिए अगर यहां पर स्पेशल प्रोटीन है, वो इसके साथ जोड़ करके इसको अंदर पहुंचाएगा, तो दैट विल बी नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ गए? ये कौन सा है?
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको अंदर जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, अब इसके अलावा दो मेथड और मिलेंगे यहां ट्रांसपोर्ट के। एक तो होगा पैसिव और दूसरा होगा एक्टिव। ये आपकी बुक के अंदर दिए हुए मिलेंगे। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के तरीकों में बेटा ये दोनों आते हैं, खासतौर से ये सिंपल डिफ्यूजन है ना, ये भी आता है। ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप ये मान के चलिए कि इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर यानी एटीपी जो एनर्जी होती है ना, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, उसका उपयोग नहीं होता है। अब आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इसके अंदर जाने के रास्ते दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। पैसिव के अंदर एनर्जी का उपयोग नहीं होता है, वो दो प्रकार की हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और एक्टिव जो है उसमें क्या होगा बेटा, उसके अंदर एक खास तरीके का प्रोटीन होगा और वो इसको यहां से यहां पहुंचाएगा, लेकिन उसमें किसका इस्तेमाल करेगा, वहां पर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, इसलिए वो क्या क्या कहलाएगा, एक्टिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या खास बात है, चाहे कंसंट्रेशन यहां ज्यादा हो, यहां ज्यादा और यहां कम है, डिफ्यूजन के हिसाब से तो ज्यादा से कम की ओर होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा भी कर देता है एनर्जी का उपयोग करके। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखें इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में। चाहे वो मेम्ब्रेन, चाहे कोई सी भी हो, चाहे वैक्यूल से ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो एक्टिव पैसिव हो सकता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा हो तो एक्टिव पैसिव हो सकता है, सेल की खुद की मेम्ब्रेन से भी एक्टिव और पैसिव टाइप का हो सकता है। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया, आप इसको थोड़ा अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ध्यान देना कैसे बनाते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं, सिर्फ मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर। जैसे मान लिया आपने एक मेम्ब्रेन ये बना दी आपने, दूसरी मेम्ब्रेन और बना दीजिए, ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई, ये यहां पर फिर जुड़ी हुई, आप ऐसे बना सकते हैं। बनी हुई किसकी है, मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर वही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की हो सकती है। एक रेटिकुलम के ऊपर इस तरीके से आपको कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर चिपके हुए दिखाई देंगे। अब अगर आपके पास ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर छोटी छोटी छोटे 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 बॉल चिपका दी जाए तो ये तो रफ हो जाएगी ना, सरफेस रफ सरफेस हो गई। अभी तो स्मूथ है, फिर ये क्या हो जाएगी, रफ सरफेस। इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हो गए बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी लोकेशन कहां है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, बनी हुई किसकी है, मेम्ब्रेन्स की, और मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की, और अंदर प्रोटीन्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, काम क्या करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाते हैं, लिपिड्स, वही मेम्ब्रेन बनाने वाले पार्टिकल्स। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ये भी नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, ये देखिए ये क्या है,
गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम के आधार के ऊपर इसको क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी बोलते हैं। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बेटा, इसको ध्यान से समझिए आप। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला सरफेस इसका क्या है, उत्तल है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। और ये वाला सरफेस कैसा है, अवतल है, ये क्या है, कनकेव सरफेस है। तो ये न्यूक्लियस की तरफ रहता है, इस फेस को बोलते हैं सिस फेस और इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। ये ध्यान रखना, ये भी नीट का क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है, ये कौन सा फेस है, उत्तल या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स फेस क्या कहलाता है, सिस फेज। और सिस फेज किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। आगे देखिए, ये अपोजिट दिशा में कैसा है, कनकेव है, और ये क्या कहलाता है, ट्रांसफेज, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस ये क्या बना रही थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही थी, बताया है पहले अभी, प्रोटीन्स बना रही थी। और स्मूथ क्या बना रही थी, लिपिड बना रही थी। ये प्रोटीन बने या लिपिड बने, अगर उसकी प्रोसेसिंग आगे बाकी है, वो यहां से बन करके देखो बेटा, यहां से बन करके ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर कहां पहुंच जाती है, सिस फेज के ऊपर, तो इसके साथ जुड़ जाती है और यहां पर प्रोटीन इसको ट्रांसफर कर देती है और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होकर के ये क्या बना देते हैं, आके छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन से इसमें प्रोटीन पैक होते हैं। एक्चुअल में ये पैकेजिंग का काम करती है। नहीं, सिस फेज के साथ तो ऐड हो गया। अब यहां पर यहां से यहां तक ट्रांस तक क्या होता है, ये मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होने के बाद ट्रांस फेज इसको छोड़ देता है, पैकेट बना करके छोड़ देता है। तो यहां लाइसोसोम भी बनते हैं बेटा, लाइसोसोम भी बनते हैं। इसीलिए लाइसोसोम भी इससे रिलेटेड है। तो लाइसोसोम को भी कौन सा बोलते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट कंपार्टमेंट बोलते हैं ना। अब देखिए तीनों इंटर रिलेटेड हो गए ना। देखिए ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने कुछ बनाया, इसको प्रोसेस किसने किया, गोल्गी बॉडी ने। गोल्गी बॉडी ने प्रोसेस करने के बाद ये देखिए जैसे लाइसोसोम बना दिया, कुछ और बना दिया। तो जितने भी ये बनाता है वो इस हिसाब से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कई बार कुछ चीजों को, अब जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन लगाना है, इसको प्रोटीन यहाँ पर सेट करना है, तो ये क्या करेगा, वैक्यूल में उस प्रोटीन को बना करके भेजेगा और वैक्यूल यहाँ आकर के इस साथ ऐड हो जाएगी, ऐड होकर के यहाँ पर वो प्रोटीन फिक्स हो जाएगा। अभी जो बायोलॉजिकल रिसर्च का जो काम चल रहा है ना, वो इसी चीज पे चल रहा है, सेल सिग्नलिंग। उसको सिग्नल कहां से मिलता है कि किस पदार्थ को अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, कोई फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ड्रग, कोई दवाई कोशिका के अंदर पहुंचे, तो उसको ज्यादा इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए क्या है कि यहाँ पर उसका रिसेप्टर होना चाहिए, और वो रिसेप्टर अगर आप बनाना सीख गए तो दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। अभी जो काम चल रहा है बायोलॉजिकल साइंसेस पे, वो इसी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना समझे, गोल्जी बॉडी समझ गए। अब गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। किसका बना हुआ है, मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, ठीक है। काम क्या करता है, प्रोटीन्स का और दूसरे कुछ बायोमोलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन करता है। स्ट्रक्चर में ये कैसा है, एक तरफ कौन सी फेज है, सिस फेज, एक तरफ ट्रांस फेज। सिस फेज पे वैक्यूल आकर के जुड़ती हैं और ट्रांस फेज से बाहर निकलती हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन बनता है। यहां तक स्पष्ट है सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ बेटा, अभी लाइसोसोम बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं लाइसोसोम। मैंने ये बनाया है लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम बना कहां पे, ये तो आप जानते हो, गोल्जी बॉडी ने बनाया है। इसकी मेम्ब्रेन है, कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अच्छा, मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ, और मेम्ब्रेन वही फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, ये एंजाइम्स क्या करते हैं,
लिपिड को पचाने का काम भी कर सकते हैं, प्रोटीन को भी, न्यूक्लिक एसिड को भी, बहुत सारी चीजों को। कोशिका किसकी बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि इन एंजाइम को इनएक्टिव रखते हैं, इनएक्टिव रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस इसके एंजाइम बाहर आ जाएं एक्टिवेटेड स्टेज के अंदर, तो पूरी सेल को भी वो पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। लिपिड को तोड़ देंगे, प्रोटीन को तोड़ देंगे, तो सेल तो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई आकर के मकान फोड़ दे, ईंटें, सीमेंट, सरिया सब बिखेर दे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास वो सारे हथियार हैं डिस्ट्रॉय करने वाले। लिपिड को पचाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। अगर बाई चांस इससे एंजाइम बाहर आ गए अनकंट्रोल्ड रूप से, तो वो क्या कर देंगे? सारी सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। अब देखिए लोकेशन कहाँ है इसकी? साइटोप्लाज्म में। बना हुआ किसका है? सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, ठीक है। अंदर क्या पाया जाता है इसमें? एंजाइम्स। करता क्या है ये? अब जो इसका काम ये थोड़ी है, ये ग्रेनाइट की तरह काम थोड़ी करेगा। ये क्या करता है? अब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनिंग करना बंद कर गया, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया। अब मैं वही मकान वाला उदाहरण लूंगा। अगर आपके मकान में एक छोटा सा कंपार्टमेंट खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? दो तरीके हैं। समझदार आदमी तो क्या करेगा? उसको तोड़ करके उसकी जो काम में आने वाली चीजें, चाहे ईंटें हैं, चाहे सरिया है, जो कुछ उसको निकाल के रख लेगा, कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन करेगा तो वहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है? उसको फेंक सकता है। नेचर डज नॉट बिलीव इन वेस्टेज, कभी वेस्ट नहीं करती है। तो ये क्या होगा? ये जो लाइसोसोम है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होकर के अपने एंजाइम इसके अंदर छोड़ देगा। एंजाइम छोड़ने से क्या होगा? इसके लिपिड, प्रोटीन सारे डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय होकर के प्रोटीन से क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड, ठीक है। लिपिड से क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल और जो है वो फैटी एसिड बन जाएगा। उनका उपयोग दूसरे प्रकार के लिपिड बनाने में या दूसरा अंग बनाने में ये उपयोग कर लेती है कोशिका, समझ गए? तो इसलिए लाइसोसोम का क्या काम है? अगर कोई नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल है तो उसको डिसमेंटल करना, उसको बिखेरना और उसके मॉलिक्यूल्स को छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करके दूसरी जगह उपयोग में लाने के लिए फ्री कर देना। ये काम है लाइसोसोम का, जो कि आपको बुक में क्लियरली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको समझिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये मेम्ब्रेनस जो थे इसके पार्टीशंस, वो हम देख चुके हैं। अब देखिए कितना क्लियर डायग्राम है। यू हैव टू ड्रॉ दिस। कल आपकी कॉपी में ये डायग्राम अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। मैं कोई व्हाट्सएप नहीं भेजूंगा, यहीं बैठ के बनाना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।